हेलो नमस्ते जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत करता हूं। झारखंड जीएस 100+ टेस्ट सीरीज मैराथन में आप सभी का पुनः स्वागत है, जो कि स्पेशल है जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड से संबंधित अन्य सभी एग्जामों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी इस टेस्ट सीरीज को मिस ना करें और सिलसिलेवार ढंग से 1 से लेकर 100 टेस्ट सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा। और वर्तमान में ये ला रहा भी हूँ। जो आज का टेस्ट चल रहा है वो है टेस्ट नंबर 18। तो जिनका भी अगर किसी कारण मिस हो चुका है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए। सारे टेस्ट लेवल है, वो अपना स्कोर को अच्छे से दे और स्कोर को जांके और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 18 की बात हो रही है, तो टेस्ट नंबर 18 आ चुका है। ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन लिया गया है। प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न को अच्छे तरह से विश्लेषण के तौर पर बतलाया गया है। कुछ कुछ पिक्चर के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आपको समझने में और याद करने में इजी हो सके। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आ चुका है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये प्रश्न पूछा गया है, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन हमारा दे रखा है गुमला, खूंटी, चतरा, पलामू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, खूंटी। तो अगर हम लोग बिरसा आंदोलन की बात करते तो बिरसा आंदोलन को हम लोग उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रवर्तक थे ये बिरसा मुंडा जी थे, है ना। इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला में हुआ था और अड़की प्रखंड में उलुहातू गांव में हुआ था। माता का नाम था इसका कदमी मुंडा और पिताजी का नाम सुगना मुंडा। इन्हें धरती आबा कहा जाता है एवं इन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट बार ये जेल गए थे वो 24 अक्टूबर 1894 1894 ईस्वी को गए थे। उस समय इनकी जो आयु थी वो मात्र 19 वर्ष की आयु थी। और पकड़वाने के लिए इन्हें 500 रुपए का इनाम रखा गया था। तो जब इनके पकड़वाने के लिए इनाम रखा गया था तो वो इस वक्त किस जेल जंगल में थे? चक्रधरपुर के जंगल में थे। और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स था वो बिरसा मुंडा के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? जब झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? ऑप्शन दे रखा है हमारा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावा। तो जो इसका जो राइट आंसर है टू का वो है लातेहार। जो प्रथम जिला है वो झारखंड के गठन के बाद उसका निर्माण हुआ था वो है लातेहार। अगर लातेहार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं तो इसका गठन हुआ था 11 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को। साथ में जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला का भी गठन हुआ था। अगर अनुमंडल की बात करते हैं तो इनमें दो अनुमंडल है, लातेहार और महुआ डांड। प्रखंड की बात करते हैं तो प्रखंड है इसमें 9, टोटल 9 प्रखंड आते हैं। और अगर लातेहार में प्रमुख नदियां की बात किया जाता है तो उत्तरी कोयल और अंगा नदी बहती है। और यहाँ घूमने का स्थल या पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो नेतरहाट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, बूढ़ाघाट, लोथ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात इत्यादि जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे लातेहार में स्थित है। तो इस तरह से ये लातेहार काफी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 3 की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन की शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को शुरुआत में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता है? बाद में वो आंदोलन को किसी और नाम से जाना गया, तो कुड़ुक धर्म के नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारा है चेरो, सरदारी, भूमिज, टाना, भगत। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। टाना भगत को शुरुआती में किस नाम से जाना था? कुड़ुक धर्म। अगर टाना भगत की बात करते हैं तो मैं पिछले वाले टेस्ट नंबर 17 में बतला चुका हूँ, चलिए फिर से उसको रिकॉल कर देता हूँ। इनके प्रवर्तक थे वो जतरा भगत थे, फादर थे कोहरा मुंडा, माँ थी वो लिबरी देवी और वाइफ थी बुधनी भगत। इनको जो आत्मबोध वो तंत्र मंत्र सीखने के दौरान हुआ था। और ये धर्मेश के उपासक पर जोर दिए थे कि धर्मेश की पूजा की जाए। और जो ताना भगत को जो प्रत्येक बैठक होती थी वो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को होती थी। और सन 1940 में जो कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी को 400 रुपए की पोटली दिए थे। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, कितने रुपए की पोटली दी थी? 400 रुपए के 1940 में गांधी को। ठीक है, ये कांग्रेस का लखनऊ जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र
मृदा शोध मिट्टी का जो शोधन होता है, प्रयोगशाला बोला जाए, तो वो केंद्र किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में मृदा शोध अनुसंधान संस्थान है? ऑप्शन हमारा है हजारीबाग, रांची, बोकारो, रामगढ़। तो जो फोर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। हजारीबाग में ये स्थित है। हजारीबाग का बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था 1833 में हुआ था। अनुमंडल की बात की जाए तो इसमें अनुमंडल 2 है, वो है हजारीबाग और बरही। प्रखंड की बात की जाए तो इसमें प्रखंड की संख्या है 16। और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र है 4, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव और हजारीबाग। अगर इंपॉर्टेंट नदियां जो बात की जाए तो जो हजारीबाग से होते हुए बहती है वो है दामोदर, बराकर, भैरवी इत्यादि। और पर्यटन स्थल की बात की जाए तो इसमें वो झारखंड के लिए वो हजारीबाग नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है। कोनार डैम भी है और सूरजकुंड यहाँ पे गर्म पानी का स्थल है जिसमें काफी प्रचलित है। तो इस तरह से ये हजारीबाग भी काफी इंपॉर्टेंट बनता हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फूल डुंगरी किस शहर के निकट है? फूल डुंगरी जो स्थल है वो किस शहर के निकट स्थल है? तो 5 ऑप्शन हमारा जो दे रखा है, डाल्टनगंज, घाटशिला, हटिया, बरही। तो 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। फूल डुंगरी किस शहर के निकट है? घाटशिला। अब घाटशिला की बात करते हैं तो घाटशिला वो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। प्रखंड की बात करते हैं तो इसमें 11 प्रखंड है जिसमें कि घाटशिला आता है। वो पूर्वी सिंहभूम की बात मैं कर रहा हूँ। अनुमंडल अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करते हैं तो 2 अनुमंडल आते हैं, धालबुम और ये एक घाटशिला भी आता है दूसरे नंबर में। और अगर पूर्वी सिंहभूम में बहती हुई नदियां कौन सी है तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वर्ण रेखा। उसके बाद आती है गुर्रा, गरानाल, खरकही इत्यादि नदी, महत्वपूर्ण नदी वहां से बहती है। और वहाँ पर्यटक स्थल की बात की जाए तो जुबली पार्क, डिमना लेक, रंकनी टेम्पल इत्यादि है। जैसा कि वहाँ टिस्को, टेल्को इत्यादि भी है ना। वहाँ से आयरन का मात्रा में काफी वहाँ से संबंधित टाटा से संबंधित व्यापार होता है, जमशेदपुर। तो ये भी प्रचलित है हमारा पूर्वी सिंहभूम में। और जो घाटशिला है इस स्थान से यूरेनियम, तांबा एवं अन्य खनिज के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से घाटशिला भी काफी महत्वपूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? तो ऑप्शन हमारे देखते हैं ऑप्शन की ओर। 83, 85, 87, 89। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है 89, 89। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? 89, 89। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? पुष्प, सॉरी, राजकीय पुष्प क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सभी को जानकारी ये होगी। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पलाश, गेंदा, गुलाब, चमेली। तो ये देख सकते हैं, ये इमेज है वो गेंदा, चमेली, गुलाब का नहीं है। तो ऑब्वियसली पत्ते की है वो पलाश का है। और ये जो पुष्प है वो रेड कलर की है, तो वो पलाश का पुष्प होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पलाश जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पलाश का पुष्प जो होता है वो सफेद फूलों वाली पलाश हो सकती है और लाल फूलों वाली पलाश। तो ये वनस्पति के तौर पर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। इससे काफी प्रयोग में औषधि का भी प्रयोग में लाया जाता है। सफेद पुष्प वाले पलाश को हम लोग ब्यूटिया पार्विप्लेस कहते हैं और लाल पुष्प वाले को ब्यूटीरिया सुपरनास। अन्य नाम है ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। तो पलाश का ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा इंपॉर्टेंट नाम है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र मात्र किस शताब्दी का है? जो झारखंड का सर्वप्रथम प्रयोग जो देखा गया है वो खुदाई या जानकारी के तौर पे मिलती है, वो प्रथम बार ताम्र अभिलेख में मिलती है। तो किस शताब्दी में वो प्राप्त हुआ था उसकी बात कर रही है। ऑप्शन दे रखा है 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी। अगर 13वीं शताब्दी की बात की जाए तो ये हम लोग अगर इंडिया में बात करते हैं तो ये 1200 से 1299 का काल आता है। 13वीं शताब्दी 1200 से 1299 का काल आता है। और इस काल में गुलाम वंश का राज हुआ था 1206 से 1290 तक में, जिसमें महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन इत्यादि राज किए थे।
कुतुब मीनार की भी रचना हुई थी, मतलब निर्माण हुआ था, और ये दिल्ली सल्तनत का काल बोला जाता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। ऑप्शन की ओर देखते हैं। ओरमांझी, घाटशिला, बरही, आदित्यपुर। तो ऑब्वियसली इसका जाना माना नाम है, तो ये ओरमांझी, ओरमांझी जो रांची में स्थित है। और देखिए भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। अगर ये प्रजाति की बात करते तो इसमें मुख्यतः 3 तरह से प्रजाति मिलती है, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप रेंगने वाले, जिनमें से स्तनधारियों की संख्या वो 27 तरह की किस्म की प्रजातियां स्तनधारियां वहां पर मिलती है। पक्षियों की प्रजातियां हैं वो 39 39 किस्म की है। और सांप की जो प्रजातियां हैं वो 17 किस्म की प्रजातियां। अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना सन 1994 में गैतुल सूत बांध के निकट हुआ था। गैतुल सूत बांध के निकट किनारे हुआ था। ये 2 डिवीजन में बांटे गए हैं, जूलॉजिकल और बोटोनिकल। तो देखिए ये है बायोलॉजिकल बोटोनिकल पार्क है, उसी तरह ये एक और है जूलॉजिकल। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य के पश्चिम में है? बिरसा मुंडा थे वो किस राज्य के पश्चिम में थे? ऑप्शन हमारा दे रखा है। मलंग राज, बिरसा राज, मुंडा राज और संथाल राज। तो ऑब्वियसली इसका जो 10 का जो राइट आंसर है वो नाम से ही पकड़ाया जा रहा है, बिरसा मुंडा। तो ये बिरसा राज में नहीं जा सकते हम लोग, मुंडा था, मुंडा थे, इसलिए मुंडा राज से हम लोग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए। और ये योजना का नाम हमारा है असर, उस्ताद, अनमोल, हमारी धरोहर। तो जो 11 का जो राइट आंसर है वह है हमारी धरोहर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? कब की बात हो रहा है? 1913। और 1914 की बात करते तो ताना भगत का समय था। चलिए और थोड़ा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निर्मल चंद्र बनर्जी दे रखा है, गोपाल मुखर्जी है, गुलाब तिवारी, ओमकार सिंह। तो 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, निर्मल चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराता था? गिरिडीह का जो व्यक्ति था वो क्रांतिकारियों को क्या करवाता था? धन मुहैया करवाता था, धन देता था। ऑप्शन हमारा है मनोज गुहा, रामचंद्र गुहा, मनोरंजन गुहा, दिवाकर गुहा। तो जो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन करते हुए वो धन उपलब्ध करवा देता था क्रांतिकारियों। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, मनोरंजन करते हुए क्रांतिकारियों को धन करवा उपलब्ध करवाता था और पकड़ाता भी नहीं था। 14 की ओर बढ़ते हैं। ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता से के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर गुप्त प्रचार करते थे? ऑप्शन हमारा जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जमशेदपुर। ये कोलकाता के क्रांतिकारी की बात होती है तो कोलकाता से संबंधित अगर सटा हुआ है तो हमारा पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो भी है। परंतु ये ऑप्शन की ओर अगर ध्यान देते हैं तो ये सब सटा हुआ है, रांची तो हो नहीं सकता, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में हम लोग जो इसका राइट आंसर है वो जमशेदपुर है। 15 की ओर बढ़ते हैं। किस केस के अंतर्गत वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारकर पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 सवाल बन सकते हैं। और किसके मकान में था? वो मकान के थे वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये प्रथम प्रश्न बनता है। और ईस्वी की बात की जाती है तो अक्टूबर 1927। और क्या प्राप्त हुए थे? पिस्टल और कारतूस, साथ ही साथ क्रांतिकारी साहित्य भी प्राप्त हुए थे। तो अगर केस की बात की जाती है तो केस में हमारा ऑप्शन है रांची षड्यंत्र केस, देवघर षड्यंत्र केस, बोकारो षड्यंत्र केस और रामगढ़ षड्यंत्र केस। तो जो 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, देवघर षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
और इस समय टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 20 लोग गिरफ्तार हुए थे, 20 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। बा परब, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बा परब एवं फूलों का पर्व, जिसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है, जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? इनका भी एक अन्य नाम है, तो किस पर्व को हम लोग बा पर्व या फूलों का पर्व के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारा है सोहराय, सरहुल, जतरा, झूमर। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सरहुल पर्व को ही हम लोग बा पर्व या फूलों का पर्व भी कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आदिवासी जनजाति लोग सरहुल पर्व को कैसे मना रहे हैं धूमधाम से। महिलाएं नृत्य करती हुई है और पुरुष नगाड़ा बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए दिख रहे हैं। और सरहुल यह हो जनजाति का प्रकृति से संबंधित एक त्योहार है। वैसे तो ये सब जनजाति के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है, परंतु हो जनजाति प्रकृति के रूप से इसे काफी धूमधाम से मनाते हैं। ये जाड़े के मौसम के तुरंत बाद और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इसमें साल के फूल को आधार माना जाता है, साल के पुष्प को आधार मान लिया जाता है। और ये पर्व होता है वो मुख्यतः 3 दिनों तक चलता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, जिसमें कोई लगान नहीं दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? चंद्रा भूमि, चौरस भूमि, डाली कटारी भूमि, हेवट भूमि। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डाली कटारी भूमि। जो मुंडा जनजाति को में पाहन जो पूजा हुई है, जो धार्मिक प्रधान जिसको बोला जाता है, उनको जो भूमि दी जाती है वो लगान मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है, पुजारी को क्या कहा जाता है, प्रधान को क्या कहा जाता है? ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुंडा जनजाति की बात हो रही है। ऑप्शन हमारा दे रखा है हाथू मुंडा, पाहन, प्राणी, महतो। तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हाथू मुंडा। हाथू मुंडा कहते हैं। अगर पाहन की बात करते हैं तो पाहन वो धार्मिक प्रधान बोला जाता है, और गांव के मुखिया को हाथू मुंडा या मुंडा भी बोला जाता है। मुंडाओं का प्रमुख त्योहार है सरहुल, कर्मा, सोहराय, माघी जितिया इत्यादि। युवा गिरी है वो गितियोड़ा कहते हैं, और इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया। ये कुछ शॉर्ट नोट्स था अबाउट मुंडा जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम फर्स्ट गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है? ये भी एक प्रश्न यहाँ बनता है, क्योंकि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था की बात हो रही है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। संथाल मान की शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, बेगा मान की शासन व्यवस्था, गौड़ मान की शासन व्यवस्था। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था प्रस्तुत की थी? मुंडा मान की शासन व्यवस्था प्रस्तुत किया गया था। ये मुंडा जनजाति का ये त्योहार से संबंधित का पिक्चर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं, जो आज का डेट का आखिरी प्रश्न है। मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का जो सेट है इसमें मुंडा जनजाति को विशेषकर ध्यान दिया गया है, इसमें संबंधित मुंडा जनजाति से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन हमारा देख रखा है देश पंचायत, पढ़ा पंचायत, मानकी पंचायत और भगत पंचायत। तो 20 का जो राइट आंसर है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ा पंचायत। मानकी इस पंचायत के प्रधान होती है, और पढ़ा पंचायत यह गांवों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। तो पढ़ा पंचायत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह आज का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 18 हम लोग कंप्लीट किए हैं डिटेल के और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के द्वारा, साथ ही साथ पिक्चर के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आप लोग का अच्छा स्कोर गया होगा, और जिनका अच्छा स्कोर नहीं गया हो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती जाएगी। साथ ही साथ इस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से जरूर देखें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और जो अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और एक भी टेस्ट मिस ना हो सके। और अगर
कोई भी व्यक्ति जो जैसे सीजीएल के लिए नागपुरी को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरा कुछ कुछ मैं बना चुका हूँ, तो उसको मेरे कंटेंट में जाए, सारा अवेलेबल है, वो भी नागपुरी के सेशन को वहाँ पे कवर कर सकते हैं। उनको भी अच्छे तरीके से फोटो और डिटेल के माध्यम से हिंदी में आसान भाषा में समझाया गया है। कहीं कहीं ट्रिक के माध्यम से याद करने की तरीका भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह बने रहते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।